लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहले सुन लेना कि इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुन लेना ध्यान से, ठीक है। लाइट में बस दो ही चीज़ें आपको पढ़नी है, एक का नाम है रिफ्लेक्शन और एक का नाम है रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो चीज़ें आपको पढ़नी है। उसमें भी क्या आ सकता है ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, ठीक है। सबसे पहले लॉ, इसके बारे में लॉ पूछेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बुक में निशान लगा लो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कहाँ पे, जिसको ना पता हो। हाँ हाँ, बच्चों को बताने तो दो एक बार। सबसे पहले लिख लीजिए, रिवीजन है ना, तो पहला क्वेश्चन तो ये लिख लीजिए, ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। जैसे ये चैप्टर है ना बेटे, ये चैप्टर है ना, ऊपर 3 लाइन लिखी हुई हैं, 2 या 3 लाइन लिखी हुई हैं, उस पर आपको हाँ इनको लिख लेना। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये चीज़ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स, स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, आप मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है, उस स्फीयर का इतना इतना अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सेंटर आएगा, सेंटर को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर उसे कहते हैं, ठीक है ना, सी मान लेते हैं, ठीक है। इतना इतना पार्ट अगर हटा भी देंगे तो ठीक है ना, तो ये तब भी मिरर कहला रहा है। और ये जो पॉइंट है बेटा, कौन कह रहा था ऑप्टिकल सेंटर, बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। नहीं समझे बात को, उस चीज़ को समझ, कोई बात नहीं, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ। ये पॉइंट है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये है पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑप्टिकल सेंटर है ना वो लेंस में होता है, इसलिए हर जगह हर एक चीज़ नहीं याद रखनी, ज़्यादा याद करना भी दिक्कत वाली बात है। ज़्यादा याद नहीं होना चाहिए, उतना ही याद होना चाहिए जितना ज़रूरी हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बीचों बीच, उसके कहते हैं फोकस, ठीक है। पी और एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी और सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे अपर्चर, क्या बोलेंगे, अपर्चर। और ये एक्सिस जा रहा है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम बोलोगे सर हम क्या क्या याद करें, तो जितने भी ये पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट हैं या तो बुक में से याद कर लो, और अगर आपके पास ऑल इन वन हो तो वहाँ से याद कर लो। मतलब कि एक एक मार्क्स में तो यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंट है बेटा इसका डिस्टेंस, ये जो मिरर का, ये जो मिरर है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, डेफिनेशन देखो ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ याद करना है, ये मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं भी रिवीजन करा रहा हूँ, क्या क्या आएगा, रिवाइज क्या करना है वो बता रहा हूँ। बेटे एक मिनट, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, आपको तो, आप तो होशियार हो, है ना। और एक चीज सुनना ध्यान से, A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror। तो ये डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको कॉन्वेक्स मिरर की। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward and faced toward the center is called concave। तो जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है कनकेव है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ कनकेव है। तो इनकी डेफिनेशन, किस किस की डेफिनेशन, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन और कॉन्वेक्स की लिख लो। एक तो कॉनकेव की डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी, ध्यान रखना, और एक कॉन्वेक्स की डेफिनेशन। समझ तो आ गया होगा कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो
स्फेरिकल मिरर में पढ़ोगे ना तो पहले 5 पैराग्राफ 5 लाइन में मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है बिफोर वी मूव, ये जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को कहते हैं पोल। तो कोई अगर पोल की डेफिनेशन पूछ लेता है तो वहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिख रहा है तुम्हें बुक में, दिख रहा है? हाँ तो निशान लगा लो वहाँ पे। हाँ, एंड पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। अगले पेज पे आ जाएंगे हम लोग। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली 2 लाइन वहाँ से आपको डेफिनेशन मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मिल जाएगी। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर में इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके आगे होता है, फ्रंट में होता है, फ्रंट में होता है, फ्रंट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? फ्रंट में होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये उसके पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ होता है, बैक साइड में, फ्रंट में नहीं होता। इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। 6th लाइन में है, 6ठी लाइन में है बुक में, चेक कर लेना। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 7वीं 8वीं लाइन में आपको ये भी मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। इसके बाद इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से होके जाए एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप ये देखोगे ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है वो दिया हुआ है कनकेव मिरर का, ये दिया है कॉन्वेक्स मिरर का। दोनों ही केस में ये इमेज फॉर्मेशन है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अगले पेज पे बेटा, अगले पेज पे ऊपर से दूसरी लाइन, अगले पेज पे ऊपर से दूसरी लाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो अपर्चर की डेफिनेशन मिल गई, नहीं मिली? और आप इसके 2nd पैराग्राफ में नीचे से दूसरी लाइन पढ़ेंगे, रेडियस इज 2f। तो रेडियस और फोकस के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? रेडियस और फोकस के बीच में क्या रिलेशन होता है? रेडियस और फोकस के बीच में रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकस, ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस। लिख दोगे? उससे ऊपर वाली लाइन में लिखी है द रेडियस ऑफ कर्वेचर फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होगा? ट्वाइस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये लो, इधर बैठो, इधर आ जाओ, इधर शांत हो जाओ। अब अगला क्वेश्चन आएगा इमेज फॉर्मेशन। 1 नंबर का सवाल तो यही पूछ लेगा कि इमेज फॉर्म होती कैसे है। सुनते जाओ बस। सबसे पहले तो सवाल ऐसा पूछ लेगा कि आपके पास या तो कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन हो सकती हैं। या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, नंबर 2। नंबर 3 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द सी। नंबर 4 ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। नंबर 5 ऑब्जेक्ट एट एफ। और नंबर 6 ऑब्जेक्ट सिचुएट बिटवीन पी एंड एफ। अब 6 हो गए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज वैसे वैसे कहाँ जाएगी? दूर बनती जाएगी। इधर देखना, तो किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। लिखा हुआ है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये खास तौर पे बात आ रही है कॉनकेव मिरर की, और इसी का सवाल आएगा क्योंकि इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट दिए गए हैं। कौन कौन से? अब जैसे मैंने इसको लिख दिया ऑब्जेक्ट, सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, 1 मिनट।
1 2 3 4 5 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6। अब सुनना ध्यान से बेटा, दिमाग लगाना है, इधर देखना है, दिमाग लगाना है और इधर देखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज अभी पता नहीं है, रुको। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी से बियॉन्ड। बुक कहाँ है आपकी? निकालो। उसके बाद क्या है? सी पर। देख के मत बताओ, अरे भाई बेवकूफ़ हो गया तुम। इधर देखो बेटा, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। ये क्या है? तो ये F होगा, ये C होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट मान लो बियॉन्ड, एक तो इन्फिनिटी पे है, फिर बियॉन्ड C हो गया, फिर C हो गया, फिर C और F के बीच में, बिटवीन P एंड C। C एंड F लिख लो, फिर लिख दो एट F, और फिर अब सुनना ध्यान से, एक चीज सुनना। अगर इमेज फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। ये तो समझ में आ ही गया? समझ में आ रहा है? बनाया तुमने डायग्राम ये वाले? आ नहीं रहा, आएगा भी नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ लो क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सी पे। ये तो समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट पास आ गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया तो इमेज थोड़ी सी दूर जाएगी। किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। आओ बेटा आ जाओ, 6 बजे आना कल से, ठीक है? ये क्या है? बियॉन्ड सी। अगर वो सी के बियॉन्ड है तो इमेज क्या बनेगी? सी और एफ के बीच में। और अगर ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो इमेज भी सी पे बनी। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास चला गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास चला गया तो इमेज थोड़ी सी दूर चली गई, तो यहाँ पे लिखेंगे बियॉन्ड। और पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज बनेगी सीधी, सीधी मतलब वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे इसको? बिहाइंड द मिरर। एक चीज बताऊं, ये सारी इमेज रियल बनेंगी, बस इसको छोड़ के। ये कैसी है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, पीछे जो बन रही है वो वर्चुअल है, जो आगे बन रही है वो रियल। रियल जिसको हम छू सकते हैं, मिरर के पीछे जो बन रहा है उसको छू ही नहीं सकते, वो क्या है? वर्चुअल। तो एक सवाल तो ऐसा ही आ सकता है कि बताइए कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो आपको जवाब देना है पी और एफ के बीच में। पी कहाँ गया? ये रहा। तो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे और इमेज बनेगी इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है? इमेज बनेगी इरेक्ट। बाकी कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है? सब में इन्वर्टेड बनेगी, सब में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुरुआत में इमेज छोटी बनेगी, फिर छोटी, फिर बराबर, फिर बड़ी, फिर लार्ज। यहाँ पर भी लार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अरे इतना तो आप अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हो। 6 की 6 इमेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास डी होना चाहिए। कंपास से थोड़ा बेकार इमेज बनेगी, ध्यान रखना। तो आप कोशिश करना आपके पास डी हो, पहले डी खरीद के ले जाना अगर पेपर हो तो डी से बनाओगे अच्छा रहेगा। आप मेरे से पूछ लेना कितनी मेजरमेंट लेनी है, अगर 3 की मेजरमेंट लोगे गलत होगी। एक 3 की ले लो, एक 2.5 की ले लो, एक 3 की ले लो, एक 4 की ले लो। आती है तुम्हें? कल बना के लाना, आती है तो। जिसको इमेज ना बनाने आती हो, करना क्या है? घर से सुनना ध्यान से,
घर से करना क्या मैं बताता हूँ। जिन लोगों को इमेज बनाना ना आता हो, कॉपी देना बेटा, लाओ दो। ये आपके पास कॉपी है, कॉपी है। एक सीधी लाइन खींचना है ऐसे, कितनी, एक सीधी लाइन यहाँ पे खींचना और एक सीधी लाइन यहाँ खींचना। एक पेज पे 2 लाइन, क्योंकि छोटी कॉपी है तो 2 लाइन खींचना, और बड़ी कॉपी है तो जैसे ये है। अब ध्यान से सुनना, तो पेपर में भी ऐसे ही, एक लाइन यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। 3 ही आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। 3 यहाँ हो गई, चौथी यहाँ पे, 5वीं यहाँ पे, 6ठी यहाँ पे। एक लाइन खींचनी है, लाइन खींच लोगे। लाइन खींचने के बाद आपके पास होना चाहिए डी, ठीक है, डी होना चाहिए। पेन कहाँ गया बेटा, लो। फिर क्या करना है, सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींच ली ऐसी सीधी। अब बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे, बीच में नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डी लेके, कितनी लेके, डी लेके 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन नीचे, 4 लाइन 1 2 3 4 ऐसे और ऐसे, बस इतना लिख के छोड़ देना। अब क्योंकि अरे ऐसे बना के छोड़ देना। अब देखो 4 आ गए ना, तो मुझे नहीं लगता अब 3 ही बनेगी, शायद 2 ही इमेज बनेंगी। एक और लाइन ऐसे खींचना, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, ये हो गए। ये कल बना के लाना। इसमें सी कहाँ बनेगा, एफ कहाँ बनेगा, ये मैं बताऊंगा बेटा। घर से तो ये बना के लाना है, खाली घर से खाली सी मत बनाना। यहाँ पे गलती से भी एफ और सी मत लिख देना, क्योंकि तुम लिखोगे तो गलत लिखोगे। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं बनाना, मैं बताऊंगा बेटा। होता है लेकिन बनाना मत, क्योंकि अगर तुमने बना दिया तो तुम्हारा डायग्राम गलत हो जाएगा। कहने की बात अलग होती है, करने की अलग होती है। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि डायग्राम बनता कैसे है। अगर किसी पे अभी डी है तो मैं बता सकता हूँ कैसे बनेगा। है तो ठीक है, नहीं है तो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, फिर भी नहीं पता तो सुन लो, कोई बात नहीं। होगा ऐसा कि ये जो एफ है ना, अगर ये आपने लिया है 2.5 सेंटीमीटर, कितना, तो यहाँ पे जो आर है ना, वो यहाँ से यहाँ तक 3 लेना है। कुछ नहीं आता तुम्हें, छोड़ो। अरे यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 3, ठीक है। 3 नहीं लेना है, यहाँ पे 2.5 लेना है, यहाँ पे 3 लेना है। फिर ऑब्जेक्ट को मूव करो, इमेज अपने आप ही बनती जाएगी। हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके डायग्राम के लिए कह रहा हूँ। मैडम मेजर थोड़ी ना करेगी कि वो डबल है कि नहीं है। अरे जब आपको रफ डायग्राम बनाना है, मैडम ने कहा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है। अरे खड़ूस, शांत हो जाओ एक बार। जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो। 0.5 का डिफरेंस आ गया, बोल देना गलती से आ गया। अरे तुम शांत हो जाओ, ये बच्चों की ट्रिक के लिए है। अगर तुम्हें सही बनाना आता तुम बनाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। ये क्या है, एफ। अब जैसे ये इतना है तो इतना नहीं लेना, इससे थोड़ा सा बड़ा। इतना समझ में आया? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा गैप है, छोटा है, जानबूझ के बनाया गया है। सुनो ध्यान से। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये कहाँ जाएगा, पहले सीधा टकराएगा। इसके भी 4 रूल है, 4। पहला नियम क्या है कि कोई भी अगर रे आ रही है इन्फिनिटी से, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। अगर वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल, तो टकराने के बाद कैसे जाएगा, फोकस से। दूसरा, अगर वो फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। कैसे, पैरेलल। 2 रूल हो गए। तीसरा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा रही है, यानी पोल से टकरा रही है, जितने एंगल पे टकरा रही है उतने ही एंगल से वो वापस निकल जाएगी। समझ में आया? चौथा क्या हो गया कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, बिना इधर उधर जाएगी।
तो 4 में से कोई 2 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मैं क्या याद रखूंगा, पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से होकर चली गई। और दूसरा मैं क्या याद रखूंगा, फोकस से होकर जा रही है, टकराने के बाद सीधी निकल गई। तो ये दोनों रे यहाँ पे टकराएं तो ये इनकी इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ए भी जो है ऑब्जेक्ट है तो इमेज का बनेगा ये ए डैश और बी डैश। तो अगर किसी ने एरो नहीं बनाया बेटा तो एक काम करना, पेपर जो है ना 2 साल बाद देना, अगले साल तो दे ही नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे, है ना। 10th में नहीं फेल होते हैं। तो मैं गलती ना बताऊं तुम्हारी, तो एरो बनाना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में, एरो बनाना बहुत जरूरी है। ये रे आ रही है, दैट इज अ इनकमिंग रे, और ये आउटगोइंग रे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनती है, इमेज बनती है। बहुत ईजी है। ये क्या है, बियॉन्ड द सी है। अगर ये एट सी बना दो, अगर ये एट सी होता, ध्यान देना, अगर ये एट सी होता, ये क्या है एफ, और नाप के थोड़ा सा बना लो लगभग, ये सी है। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा। और दूसरा, अब मैंने क्या बोला, बस यही गलती हो जाती है कि ये जो है ना इमेज यहाँ पे बन रही है आपकी, जबकि बननी कहाँ पे चाहिए, सी से है तो सी। हाँ, तो यही दिक्कत है। इसी को थोड़ा दूर करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करना, कल जो है या परसों है, आप डी लेके आएंगे। सभी लोग, सभी के पास, किसी से मांगेंगे नहीं, सभी के पास डी होना चाहिए, सभी के पास अपना स्केल होना चाहिए, सभी के पास पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। और शार्पनर बड़ा वाला होना चाहिए, 2 रुपये वाला नहीं, 5 रुपये वाला, ठीक है। और पेंसिल अप्सरा की होनी चाहिए, नटराज की नहीं होनी चाहिए, या डोम्स की होनी चाहिए, ठीक है। नटराज की मत लाना, अच्छी लाना, मतलब अगर नटराज की लाओगे तो एक्स्ट्रा ब्लैक लेके आना। बात समझ में आ गई। स्केल लेके आएंगे अच्छा वाला, बेकार वाला नहीं। डोम्स की ले आओ, चाहे कंपनी तो कैमल का ले आओ स्केल। अरे आपकी मर्जी, अच्छी चीज़ लानी है, बेकार पैसे नहीं बचाने। एक बार अच्छी चीज़ ले आओ, आगे तक चलेगी। सस्ती चीज़ लाओगे टूट जाएगी, फिर खरीदनी पड़ेगी। और किसी को कोई बकवास करनी है, कोई बहस करनी है, चलो आगे। तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन कर लोगे, पेपर में इमेज फॉर्मेशन पक्का आएगा। आसान है। तो एक काम करेंगे, 6 डायग्राम आप घर से बना के लाएंगे, लिख लो। इसके बाद क्या होता है, एक आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर है ना ये, तो मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यस 1 + 1 = 2, है ना। बोलो 1 + 1 = 1। कौन बोल रहा है 2, कौन बोल रहा है 2? 1 + 1 2 होते हैं। ये क्या लिखा है, बदतमीजी नहीं, शांत हो जाओ। 1/u + 1/v = 1/f। u का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v का मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और f का मतलब फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ, फोकल लेंथ। लेकिन पेपर में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं न्यू साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, न्यू साइन कन्वेंशन। बुक में निकालो न्यू साइन कन्वेंशन कहाँ पर है। ये पेपर में आता है बेटा, पेपर में आता है व्हाट इज न्यू साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन, नया वाला साइन कन्वेंशन क्या है। अब तुम बोलोगे सर पुराना वाला क्या है, तो पुराना याद ही नहीं रखना, आपको सिर्फ नया याद रखना है। आपको हमेशा नए कानून याद रखने होते हैं। एक काम करो, जो साइन कन्वेंशन होता है ना उसकी 2 लाइन पढ़ो ऊपर की। नहीं पढ़ लो, क्या हो गया, क्या है, इसकी 2 लाइन पढ़ो। तो कार्टेशियन ही होगा, ये ग्राफिकल है तो कार्टेशियन नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम ना बस
एक चीज देखो कि सर ने गलती कहाँ पे की है बस। While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the new sign convention. New sign convention. In this convention, the pole of the mirror taken as the origin. पोल को हम क्या मान लेंगे? ओरिजिन को। एंड प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर हमारे पास इस तरीके से मिरर है तो ये पोल है, इस पोल को मान लेंगे एक्स एक्सिस। अब जैसे कि आपको पता है ऑल द डिस्टेंस मेजर ऑन द राइट हैंड साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या माने जाएंगे? पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या माने जाएंगे? नेगेटिव। अपवर्ड डिस्टेंस क्या मानेंगे और डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या माने जाएंगे? नेगेटिव। तो ऑल द डिस्टेंस टेकन राइट हैंड साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंस टेकन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल इज नेगेटिव, all the distance upward to the pole is positive and all the distance downward of the pole is taken as negative। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। और दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मानते हैं कि वो फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये मिरर है, इसके आगे है। आगे मतलब नेगेटिव। बेटा ध्यान रखना है, कोई नहीं बताएगा, मतलब कभी लिखा नहीं होगा। हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को मान के चलना है कि वो लेफ्ट में है, राइट में नहीं होगा। आप अपना मुंह देखोगे शीशे के सामने खड़े होगे, किस शीशे के पीछे खड़े हो जाओगे? शीशे के पीछे खड़े हो जाओगे तो आपको चेहरा ही नहीं दिखेगा। तो आपको जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ रखना है? मिरर के आगे रखना है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। कैसे? साइन कन्वेंशन पूछ रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशन, ना कि कोई एक्सेप्शन। तो ये साइन कन्वेंशन 4 या 5 हो गए जो भी है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। बात समझ में आ रही है बेटा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये पहला कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज, हमेशा। फिर और ये तो पहला कन्वेंशन हो गया कि ऑब्जेक्ट किस तरफ होगा? लेफ्ट में। अब दूसरा कन्वेंशन क्या है? ऑल द डिस्टेंस राइट ऑफ द पोल इज पॉजिटिव। ऑल तीसरा कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल इज नेगेटिव। चौथा कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस अबव द पोल इज पॉजिटिव। पांचवा कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस बिलो द पोल इज नेगेटिव। तो 5 कन्वेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जानते हैं बचपन से, बस इसको नाम दे दिया गया है न्यू साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला के नीचे ही अगर हम लिख लें मैग्निफिकेशन, कि कोई जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका सिंबल होता है M। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन में U, डिस्टेंस ऑफ V है, और H डैश अपॉन में H। H डैश लिख दिया ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो HI लिख दो। I का मतलब इमेज हो गया, O का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ पे एक छोटा सा साइन लगाना माइनस। एक और चीज़ समझना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। और नेगेटिव का मतलब क्या है? इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये जरूर पूछेगा। और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आएगी तो इमेज बनेगी एनलार्ज, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आएगी तो इमेज बनेगी स्मॉल या डिमिनिश। अब पेपर में ये अगर ये चीज़ें पूछेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? आ रही बात समझ में? यू की वैल्यू पता है, वी निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल इरेक्ट है, और नेगेटिव आएगा तो रियल और इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आएगा, ये चीज समझ में आ गई?
इसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आएगा बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन किस में होता है? लेंस में। ठीक है, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई? लिख लोगे? लिखना है? लिखो जल्दी से। ये लिखो, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड। ये 4 चीज़ें लिख लो बस। हाँ जी, नहीं लिखना आता है? बहुत बढ़िया, जाओ बेटा घर जाओ, मिल जाएगा 8 बजे आके ले लेंगे। इसके हाथों भेज दो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। शोर नहीं बेटा, इधर देखो। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है? रिफ्रैक्शन थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा, बाकी है नहीं। अच्छा, मैं उसमें ही थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़े से यूज और बता देता हूँ। यूज किसके? एक तो कनकेव मिरर के और एक कॉन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर देखा है? जो अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। बड़े बदतमीज नहीं, कौन? उतना रहने दो। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। जो मिरर अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं उनमें इमेज एनलार्ज दिखती है, बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए ये यूज होते हैं सेविंग मिरर में। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं? सेविंग मिरर में। बड़ा बड़ा दिखेगा उससे चेहरा। ठीक है, डेंटिस्ट दांतों की इमेज देखते हैं, बड़ा बड़ा दिखेगा, तो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको। और तो और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सारी रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो सोलर पैनल में, सोलर कुकर में यूज होता है ये। आ रही बात समझ में बेटा? सोलर कुकर बोला है, पैनल कहाँ है? कौन बोल रहा है? बोला, लिख दिया मैंने। क्या हो गया, नहीं आया समझ में? यूज ऑफ लिखो ना इसके, यूज ऑफ कॉन्वेक्स कनकेव मिरर। अभी आता हूँ, ये पढ़ो यहाँ पे, अभी आते हैं उस पर, आते हैं। हाँ जी, तो कहाँ कहाँ है? दिमाग लगाओ अपना। सेविंग मिरर में डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, है ना? कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्च। टॉर्च में भी यूज होता है। टॉर्च से रोशनी एकदम सीधी जाती है, एक ही जगह फोकस करता है। सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। सर्च लाइट, हेडलाइट, हाँ, सर्च लाइट, हेडलाइट, ठीक है, टॉर्च। टॉर्च हो गया। दे आर ऑफन यूज एज अ सेविंग मिरर। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर और सोलर फर्नेसिस में। हाँ, बात तो वही है, टॉर्च हो गई, हेडलाइट हो गई, सोलर फर्नेस में। तो इन चीज़ों में क्या यूज होता है? कनकेव। कॉन्वेक्स कहाँ यूज होगा? देखना एक बार। कॉन्वेक्स ऐसा रहता है, उसमें छोटा दिखता है, उसमें छोटा दिखता है बेटा। जो भी इमेज बनती है छोटी बनती है, छोटी और सीधी। तो इसका एक ही यूज है, बैक मिरर। बैक मिरर लार्ज एरिया कवर करता है ये हमेशा। कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज इन रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव द इरेक्ट इमेज। ये हमेशा सीधी इमेज देते हैं। कौन सी इमेज देते हैं? सीधी, इरेक्ट इमेज। एंड दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और इनका जो व्यू है वो ज़्यादा है, वाइडर है, ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कम एरिया दिखेगा और इसमें लार्ज एरिया दिखेगा। आप बाइक चला रहे हो, आप पीछे देखोगे, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, तो ये कहाँ यूज होगा? कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होगा? बैक मिरर में। तो ये तो आपको यूज पूछ लेंगे, है ना? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है? ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ा लेते हैं।
तो एक तो यूज समझ, आपको रिवीजन करनी कैसे मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना, ये नहीं कि एक एक लाइन आप पढ़ने लग जाओ, कभी कुछ नहीं होगा। कॉपी साथ में रखो, बुक पढ़ते जाओ, जो जो अंडरलाइन आ रहा है उसको अंडरलाइन को नोट कर लो, ठीक है। जो नहीं समझ में आया वो पूछ लो। अब मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्शन, हाँ लेंस में ही तो आएगा रिफ्रैक्शन। तो एक रिफ्रैक्शन है बेटा, रिफ्रैक्शन, इसमें भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, जब लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में चली जाए, एक सरफेस यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए और बैंड हो जाए। बैंड हो सकती है वो प्लेन, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो सकती है, नॉर्मल से दूर बैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर डेंसर, अगर रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेयर मतलब हवा या एयर या वैक्यूम से कांच में चली जाए, पानी के अंदर चली जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी अंदर की तरफ। और जितने ज़्यादा डेंस होगा उतने ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब लाइट वहाँ पे और ज़्यादा मुड़ जाएगी। टेबल दी हुई है ना आपके उसमें बुक में, तो सबसे ऊपर ये देखेंगे पेज नंबर 148 पे, इसके दो लॉ दिए हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। पेज नंबर 148, निशान लगा लो। ये नहीं है, ये नहीं है स्लैब, इसके सबसे ऊपर, हाँ। और दूसरा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल। हाँ जी बेटा इधर देखो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इनका सम क्या आएगा, कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट्स। आई का मतलब इंसिडेंट और आर का मतलब रिफ्रैक्शन। अब होता यूं है कि जब लाइट आती है उस एंगल को इंसिडेंट कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ कांस्टेंट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट है, यानी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिफाइन करते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड, लाइट की स्पीड मीडियम, देखो ये मीडियम कौन सा है 1, ये मीडियम कौन सा है 2। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो कौन से मीडियम का निकालेंगे, 1 का या 2 का। मैं पूछ रहा हूँ, जगने की बात नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो सुन तो रहे हो ना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, सेकंड मीडियम का निकालेंगे, जहाँ से लाइट आ रही है उसका नहीं, जहाँ लाइट जा रही है वहाँ उसका। यानी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका होगा, जहाँ लाइट जा रही है। और वो निकलेगा कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या लिखा है मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में लाइट इन मीडियम 2। अगर मीडियम 1 जो है वैक्यूम है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ में आई, तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट को हम बोलते हैं c और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को बोलते हैं v। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना
तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी बताना? 1 2 3 4 5 बटे में 1.5। 3 लाख को 1.5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 लाख आएगा। तो उस मीडियम में जाने के बाद उस लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी लिख सकते हैं? 2 × 10⁸। अब इसको किलोमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। ऐसे सवाल आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल समझ में आ रहे हैं? जैसे आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है वो 2.42 है। कितना? 2.4। तो यहाँ पे 2.4 लिख देंगे। इधर देखो, यहाँ पे एक मिनट बेटा, गुड़िया को बुला देना स्वास्थ्य। एक मिनट।